बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 शुरू किया था और पहला स्टेप क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस का मुकम्मल किया था। पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में 6 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप पे रिसर्चर डाटा प्रिपेयर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और ये फैसला करता है कि डाटा एनालिसिस बाय कंप्यूटर करना है या बाय हैंड करना है। अब सपोज कर लें कि डाटा हैज़ बिन प्रिपेयर्ड फॉर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, तो दूसरे स्टेप पे रिसर्चर एक्सप्लोर करता है डाटा। जो आपने डाटा पहले स्टेप पे प्रिपेयर कर लिया फॉर डाटा एनालिसिस, तो उसका प्रैक्टिकली डाटा एनालिसिस शुरू करता है। हाउ डू यू एक्सप्लोर एंड कोड द डाटा। दूसरे स्टेप पे बात यह होती है किस तरह डाटा को एक्सप्लोर करना है और कोडिंग करनी है। तो आज के लेक्चर में हम यही हेडिंग मुकम्मल करेंगे, हाउ डू यू एक्सप्लोर एंड कोड द डाटा। इसमें 3 सब हेडिंग्स होंगी। एक्सप्लोर द जनरल सेंस ऑफ द डाटा, नंबर 2 कोड द डाटा, कोडिंग प्रोसेस के बारे में बात होगी, और 6 स्टेप्स हैं डाटा कोडिंग में, उन पर बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ डू यू एक्सप्लोर एंड कोड द डाटा। डियर स्टूडेंट्स, क्रेसवेल कहता है कि आफ्टर रिसर्चर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसक्राइब द कलेक्टेड डाटा, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, ट्रांसक्राइब भी कर लिया, एंड डिसाइडेड वेदर टू हैंड और कंप्यूटर एनालाइज इट, और ये भी फैसला कर लिया कि बाई हैंड एनालिसिस करना या कंप्यूटर एनालिसिस करना। ये तीनों बातें हम पिछले लेक्चर में तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ टाइम टू प्रैक्टिकली बिगिन डाटा एनालिसिस। पहले स्टेप पे हमने डाटा ऑर्गेनाइज कर लिया, ट्रांसक्राइब कर लिया, डिसाइड हो गया कि बाई हैंड और बाई कंप्यूटर एनालिसिस करना। तो क्रेसवेल कहता है कि अब टाइम है कि प्रैक्टिकली डाटा एनालिसिस करना शुरू करें। इस प्रैक्टिकली डाटा एनालिसिस में सबसे पहले क्या करता है रिसर्चर, दिस इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग द डाटा एंड डेवलपिंग कोड्स एट फर्स्ट स्टेज। एक्सप्लोर करता है डाटा को, डाटा की जनरल से एक्सप्लोर द जनरल सेंस ऑफ द डाटा, डाटा की अमूमी जनरल सेंस देखता है। ओवरऑल सरसरी पढ़ने के बाद जनरली देखता है कि लोगों के व्यूज़ किस तरफ जा रहे हैं, जनरल सेंस डाटा में से क्या बन रही है पूरे डाटा में से। एट दिस स्टेप इन डाटा एनालिसिस रिसर्चर फर्स्ट एक्सप्लोर द डाटा, और इसको क्रेसवेल कहता है दिस इज़ प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। और इसमें 4 स्टेप होते हैं, 4 काम करता है रिसर्चर। एक्सप्लोर द डाटा टू ऑब्टेन ए जनरल सेंस ऑफ द डाटा, नंबर 2 राइटिंग मेमोज इन मार्जिन्स अबाउट की आइडियाज़। सरसरी पढ़ता जाता है, बहुत इन डेप्थ, बहुत तफसील से नहीं पढ़ता, सरसरी पढ़ता जाता है, और उसके जहन में जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो मार्जिन्स में लिखता जाता है। की आइडियाज़ जो आते हैं, मेन पॉइंट्स जो आते हैं, जिनको हम कोड्स कहते हैं, बाद में इन्हीं की आइडियाज़, इन्हीं मेन पॉइंट्स को कोड्स कहा जाता है, तो वो मार्जिन्स में लिखता जाता है। पिछली स्लाइड में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब आपने ट्रांसक्राइब करना डाटा को, तो मार्जिन्स बड़े छोड़ने, 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, ताकि उसमें की पॉइंट्स, की आइडियाज़ लिखने की जगह मौजूद हो आपके ट्रांसक्राइब डाटा में, आपके कागज़ों पर। तो इसमें रिसर्चर मार्जिन्स में साथ साथ सरसरी पढ़ता भी जाता है जनरल सेंस लेने के लिए, और साथ साथ की आइडियाज़, की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स लिखता भी जाता है, और उन्हीं मेन पॉइंट्स की बुनियाद पर बाद में कोडिंग होती है। फिर क्या करता है रिसर्चर, थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। साथ साथ रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा की तरतीब क्या रखनी है, ऑर्गेनाइज किस तरह करना है इन कोड्स को, इन थीम्स को, बाद में जो मार्जिन्स में पॉइंट्स लिख रहे हैं इनको कि किस तरह ऑर्गेनाइज करना है बाद में। तो ये भी साथ साथ वो सोचता जाता है, सरसरी पढ़ता जाता है, की पॉइंट्स लिखता जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में साथ साथ सोचता जाता है। और आखिरी बात, कंसिडरिंग वेदर यू नीड मोर डाटा। इस प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस का एक्सप्लोर करने का मकसद एक ये भी है कि रिसर्चर ये देखना चाहता है क्या ये डाटा काफ़ी है, वेदर यू नीड मोर डाटा, या मज़ीद डाटा कलेक्शन की ज़रूरत है। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में शुरू में सरसरी तौर पर पढ़ता है पूरे मुकम्मल डाटा को, जो आपने ट्रांसक्राइब किया होता है। 20 सफ़ात हैं, 100 सफ़ात हैं, जितने भी ट्रांसक्रिप्शन के सफ़ात हैं, सबको
रिसर्चर सरसरी पढ़ता है, उसमें मेन पॉइंट्स लिखता जाता है, मार्जिनस में ऑर्गेनाइजेशन करने के बारे में सोचता जाता है कि इसको ऑर्गेनाइज किस तरह बाद में करें, और ये भी साथ साथ फैसला करता जाता है, सोचता जाता है कि क्या ये डाटा काफ़ी है मेरे रिसर्च क्वेश्चन या मेरे रिसर्च प्रॉब्लम को का जवाब देने के लिए, या मज़ीद डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर 1980 अगर ने मिसाल के तौर पर रिसर्चर के लिए सजेस्ट किया कि इस स्टेप पे वो क्या करे, या इस स्टेप पे उसे क्या करना चाहिए या क्या करता है। नंबर 1, रीड द ट्रांसक्रिप्ट इन देयर टोटलिटी सेवरल टाइम्स। इस स्टेप पे कई दफ़ा वो अपने ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ता है, मुकम्मल सारे, अलग-अलग नहीं, मुकम्मल पढ़ता है। इमर्स योर सेल्फ इन डिटेल्स। इमर्स का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, इंगेज करना, अपने आप को उसकी डिटेल्स में इन्वॉल्व कर लेता है, इंगेज कर लेता है, ताकि सही व्यू मिल सके, सही जनरल सेंस मिल सके। किस मकसद के लिए? ट्राइंग टू गेट अ सेंस ऑफ द इंटरव्यू एज ए होल बिफोर ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स। एज ए होल इंटरव्यू की सेंस क्या बनती, इसके लिए ये सारे काम करता है, या जनरल सेंस ऑफ द डाटा को लेता है, क्योंकि बाद में पार्ट्स में हमने हिस्सों में से कोर्स में तकसीम करना होता है, लेकिन पहले ओवरऑल सेंस लेनी है कि ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ किस तरफ जा रहे हैं। राइटिंग मेमोज इन द मार्जिन ऑफ फील्ड नोट्स और ट्रांसक्रिप्ट। इस स्टेप पर फील्ड नोट्स या ट्रांसक्रिप्ट के मार्जिन में वो मेमोस लिखता है, की पॉइंट्स लिखता है, या अगर फोटोग्राफ्स हैं, आपने इमेजेस लिए, उनके नीचे अपने की पॉइंट्स लिखता जाता है। हेल्प्स इन दिस इनिशियल प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द डेटा। तो एक्सप्लोरिंग द डाटा के इस प्रोसेस में ये दो चीज़ें, यानी नोट्स लिखना, मेमोस और फील्ड नोट्स के मार्जिनस में या फोटोग्राफ्स या इमेजेस के नीचे, तो इसके ये एक्सप्लोर करने में मदद देता है, इनिशियल प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग में रिसर्चर को मदद देता है। दीज मेमोज आर शॉर्ट फ्रेजेस, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और हंचेस दैट अकर टू रिसर्चर। तो ये वही बात दोबारा आ गई कि ये जो मार्जिन में आप लिखते हैं, इनको आप शॉर्ट फ्रेजेस की शक्ल में भी लिख सकते हैं, की आइडियाज़ की शक्ल में भी लिख सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स के, मेन पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं, जो कि रिसर्चर के जहन में पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। रिसर्चर के पढ़ते हुए जहन में आता है कि इस पूरे पेज को पढ़ने के बाद या इस इंटरव्यू के इस हिस्से को पढ़ने के बाद जहन में की आइडिया क्या आता है कि इंटरव्यू क्या कहना चाहता है, इंटरव्यू क्या कहना चाहता है, इंटरव्यू देने वाले ने क्या कहा, किस रिसर्च क्वेश्चन के किस डायमेंशन को ज़्यादा उसने फोकस किया है। तो वो मेन पॉइंट्स रिसर्चर साथ साथ लिखता जाता है मार्जिन में। तो एक्सप्लोर द, सबसे पहले दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप पे डाटा प्रिपेयर कर लिया, दूसरे स्टेप में सबसे पहले रिसर्चर क्या करता है, एक्सप्लोर द जनरल सेंस ऑफ द डाटा। जनरल सेंस एक्सप्लोर करता है। जनरल सेंस एक्सप्लोर करने के लिए तो ये वो पूरे के पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट है उनको पढ़ता है, उन अपने आप को उनमें इंगेज कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है, यानी बहुत तवज्जो से पढ़ना। इंगेज करने का मतलब है बहुत तवज्जो से पढ़ता है और उसमें से जनरल सेंस लेने की कोशिश करता है। तो दूसरे स्टेप की पहली स्टेज पर रिसर्चर एक्सप्लोर करता है जनरल सेंस ऑफ द डाटा। जब जनरल सेंस ऑफ द डाटा एक्सप्लोर होगी तो फिर कोडिंग की तरफ आता है, कोड द डाटा। कोडिंग कहते किसको, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कोडिंग, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोडिंग। क्रेसवेल कहता है द फर्दर प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग टेक्स्ट, यानी उसने जनरल सेंस रिसर्चर ने एक्सप्लोर कर ली, जनरल एक आइडिया उसके जहन में बन गया और मेन पॉइंट्स उसने की पॉइंट्स सरसरी पढ़ने के बाद की पॉइंट्स लिख लिए। तो फिर क्या करता है, द फर्दर प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग टेक्स्ट और इमेजेस इन क्वालिटेटिव रिसर्च बिगिंस विद कोडिंग द डाटा। फिर कोडिंग का प्रोसेस शुरू होता है, दोबारा पढ़ता है। कोडिंग क्या होती है, डेफिनेशन है कोडिंग की, कोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटिंग, टुकड़ों में तकसीम करना, हिस्सों में तकसीम करना, लेबलिंग, और उन हिस्सों को जो इंटरव्यूज़ को हिस्सों में तकसीम करना कि ये मेन पॉइंट्स निकलते हैं, एक बात ये कही है, एक ये बात ये कही है, एक बात ये कि मुख्तलिफ जो आइडियाज़ दिए होते हैं इंटरव्यू देने वालों ने उनको लेबल कर लेता है, उन पर जो हेडिंग बना लेता है कि ये हेडिंग बनती है, ये हेडिंग बनती है, ये हेडिंग बनती है। लेबलिंग टेक्स्ट टू फॉर्म डिस्क्रिप्शंस, ताकि उनसे डिस्क्रिप्शंस और फिर बाद में ब्रॉड थीम्स ड्राइव किए जा सके। क्रेसवेल कहता है देयर आर नो सेट गाइडलाइंस अवेलेबल फॉर कोडिंग डाटा। कोई फिक्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस कोई भी नहीं है, कुछ जनरल प्रोसीजर्स हैं जो कि रिसर्चर अपना सकता है, जिन पर रिसर्चर अमल करके कोडिंग कर सकता है। इस फिगर में जनरल प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है कि ये आपकी बुक के पेज 244 पर ये फिगर अवेलेबल है। यहाँ ज़्यादा क्लियर मैंने पिक्चर लेके यहाँ पेस्ट की है, लेकिन कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है, आप बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड पर मौजूद है।
कोड द डाटा में फिगर की मदद से जो पॉइंट्स बनते हैं, द पर्पज़ ऑफ द कोडिंग प्रोसेसेस, सबसे पहले क्या करना होता है कोडिंग में, टू मेक सेंस आउट ऑफ टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा में से जनरल सेंस क्या बनती है, तो उसके तो किस तरह करता है, इनिशियली रीड थ्रू टेक्स्ट डाटा, यानी जो पिछले स्टेप पे हमने किया कि एक्सप्लोर द जनरल सेंस ऑफ द डाटा। तो जनरल पूरा डाटा को, टेक्स्ट डाटा को पूरे को पढ़ता है रिसर्चर और उसमें से जनरल सेंस लेता है। ये बात होगी कि जनरल सेंस उसने एक अपने माइंड में बना लिया कि डाटा से की मदद से कि पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ किस तरफ जा रहे हैं और मेन पॉइंट्स कौन कौन से निकलते हैं, मेन हेडिंग्स कौन सी बन सकती हैं, वही मेन हेडिंग कोड्स के तौर पे इस्तेमाल होती है। दूसरे स्टेप पे क्या करना होता है फिर, डिवाइड इट इनटू टेक्स्ट और इमेज सेगमेंट्स, उनको हेडिंग वाइज, मेन पॉइंट्स वाइज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेता है रिसर्चर के। नंबर 1 हेडिंग ये बनती है, ज़्यादातर लोगों ने ये बात कही है। नंबर 2 कुछ लोगों ने ये बात कही है, कुछ लोगों का कंसेप्ट ये है, कुछ लोग ये कहना चाहते हैं। तो जो 15-20 मेन हेडिंग 100 पेजेस में से बनती हैं कि लोगों के व्यूज़ इस तरह तकसीम किए जाते हैं, तो वो इन सेगमेंट्स में तकसीम कर लेता है। फिर उन सेगमेंट्स में तकसीम करने के बाद उनको हेडिंग देता है, लेबल द सेगमेंट्स विद कोड्स, उनको हेडिंग देता है, एक कोड देता है कि ये जो हिस्सा है इसको ये कोड दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम के बारे में आप कर रहे हैं, क्लासरूम इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम, तो उसमें मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि क्लासरूम की सेटिंग एंड कंटेक्स्ट के बारे में जो पार्टिसिपेंट्स ने क्या कहा, क्लासरूम सेटिंग कैसी थी, कंटेक्स्ट कैसा था। फिर दूसरा उसमें बन सकता है कि पर्सपेक्टिव हेड बाय पार्टिसिपेंट्स के पुअर लर्नर्स के बारे में, या ओवरऑल क्लास के बारे में पार्टिसिपेंट्स ने का इमेज क्या है। वो पार्टिसिपेंट ने कहा जी ज़्यादातर पुअर लर्नर्स थे, तो ज़्यादातर और पुअर लर्नर्स की हेडिंग एक अलहदा बन जाएगी। पार्टिसिपेंट्स वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, प्रॉब्लम चिल्ड्रन उसमें मौजूद थे या नहीं थे, एक हेडिंग ये बन जाएगी कि प्रॉब्लम चिल्ड्रन की अक्सरियत थी या प्रॉब्लम चिल्ड्रन थोड़े थे, मौजूद थे, उनकी हरकतों से खिलाफ कैसी थी। फिर प्रोसेसेस के बारे में, डिसरप्शन क्लासरूम के अंदर थी, डिसिप्लिन कैसा था, इसके बारे में क्या था। स्टूडेंट सिटिंग क्वाइटली, यानी एक्टिविटी स्टूडेंट का सिटिंग डिसिप्लिन के दौरान क्वाइटली चुप करके बात सुन रहे थे। तो इस तरह क्लासरूम के बारे में मिसाल के तौर पर अगर आपने इंटरव्यूज़ लिए क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, तो मुख्तलिफ लोगों ने जो कुछ कहा उसकी मदद से आप मुख्तलिफ हिस्सों में उनके ख़यालात को अलग-अलग तकसीम करते जाएंगे कि इतने लोगों ने ये बात कही, इतने लोगों ने इस बात पे फोकस किया, और फिर उनको तकसीम करके उनको लेबल कर लेंगे, उनको एक हेडिंग दे देंगे कि ये लोगों ने ये जो बात कही तो ये इस हेडिंग के अंदर आ सकता है। जैसे हम इंग्लिश की में या उर्दू में आता है कि पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसके कहा जाता है कि इसको समराइज़ भी करें और इसको एक हेडिंग भी दें मुनासिब। उसी तरह आपने हर सेगमेंट को एक मुनासिब हेडिंग देते जाना। उसी हेडिंग को जो आप देंगे उसको कोड कहते हैं। इसी कोड्स डिफरेंट बनते चले जाएंगे इस तरह। फिर आपने क्या करना, एग्जामिन कोड्स फॉर ओवरलैप एंड रिडंडेंसी। मिसाल के तौर पर आपने 100 पेज पढ़े और उसमें आपने मेन पॉइंट्स कोड बना लिए, लेकिन बाद में दोबारा आप एग्जामिन करते हैं तो आपको लगता है कि ये 4-5 कोड, इनके लफ्ज़ मुख्तलिफ है लेकिन बात एक ही है। तो इसलिए उन सब को 4-5 को एक ही कोड के अंदर आप कोलैप्स कर लें। कोलैप्स दीज कोड्स इनटू ब्रॉड थीम्स, जिनमें मिलती जुलती बातें होंगी। उन सारे 5-10 कोड जब आपको लगेंगे कि इनमें मिलती जुलती बातें हैं, उन सारे कोड्स को आप एक ही थीम के अंदर ले आएंगे। इस तरह आपका एक ब्रॉड थीम, इस तरह आपके थीम्स बनते चले जाएंगे। ऑल्सो इन दिस प्रोसेस रिसर्चर विल सेलेक्ट स्पेसिफिक डाटा टू यूज़। इस कोडिंग प्रोसेस में रिसर्चर ये भी फैसला कर लेता है, जब जनरल सेंस लेता है पहले और फिर बाद में जब कोड्स बनाता है, ये भी फैसला कर लेता है इनमें से कौन सा डाटा मेरे इस्तेमाल का और कौन सा नहीं है। तो सारा डाटा जो इंटरव्यू देने वालों ने बातें की होती हैं, तो सारी बातें काम की नहीं होती, बहुत सी ऐसे ही तमहीद के तौर पर बातें की होती हैं, समझाने के लिए बातें की होती हैं। तो वो जो फालतू बातें होती हैं उसको भी सिलेक्ट कर लेगा कि ये मेरे काम का स्पेसिफिक डाटा एंड डिसरिगार्ड अदर डाटा, और दूसरे डाटा को वो एक साइड पे रख देगा कि ये मेरे काम का, ये मेरे काम का नहीं है। इस तरह डाटा छोटा हो जाएगा। कोडिंग प्रोसेस के टाइम पे डाटा जो है आधे से भी ज़्यादा डाटा, 1/4 हो सकता है डाटा आपके पास रह जाए। बाकी इंटरव्यू की बातें ऐसी होती हैं जिनमें कोई काम की बात निकल नहीं रही है, तो उसको रिसर्चर डिसरिगार्ड कर देता है, एक तरफ फेंक देता है। दैट डू नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइड एविडेंस फॉर थीम,
उसमें काम की कोई बात नहीं होती जो हमारे थीम्स के काम आते हैं। 10 रिसर्चर के क्रेसवेल कहता है कि 10 दिस इज़ एन इंडक्टिव प्रोसेस ऑफ नैरोइंग डाटा इनटू फ्यू थीम्स। इस तरह हम बहुत बड़े डाटा को पहले जनरल सेंस लेते हैं, फिर उसकी कोडिंग करते हैं और कोडिंग के बाद उसके थीम्स बना लेते हैं, स्पेसिफिक थीम्स बन जाते हैं। इस तरह एक बहुत बड़ा जो स्पेसिफिक डाटा होता है उसमें जनरल थीम्स हम ड्रा कर लेते हैं और डाटा जो है नैरो डाउन हो जाता है, मुख्तसर होता चला जाता है। आपने कोडिंग कर ली, कोडिंग प्रोसेस का कंसेप्ट और प्रोसेस आपको समझ आ गया कि किस तरह कोडिंग करनी है और उसके मेन पर्पसेस क्या हैं। तो ये 6 मेन पर्पसेस हमने कोडिंग प्रोसेस के डिस्कस कर लिए। उसके बाद कोडिंग प्रोसेस में 6 स्टेप्स बयान किए हैं टच और क्रेसवेल। Although there is no definite procedure for coding the data, Tesh and Creswell recommend the following 6 steps. इनको ज़रा वही जो पहले हमने ज़रा ब्रीफली बात की, तो यहाँ डिटेल के साथ उन्होंने बात की है। सबसे पहले क्या करना होता है कोडिंग प्रोसेस में, यानी हम दूसरा स्टेप पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखें। पहले स्टेप पे हमने डाटा प्रिपेयर कर लिया, दूसरे स्टेप पे हमने प्रैक्टिकली डाटा एनालिसिस करना है। तो प्रैक्टिकली डाटा एनालिसिस में सबसे पहले आपने क्या करना, गेट अ सेंस ऑफ द होल, रीड ऑल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शंस। यानी जब आपने जनरल सेंस लेनी है, वही बात दोबारा क्रेसवेल रिपीट कर रहा है कि जब आपने जनरल सेंस लेनी तो करना क्या, रीड ऑल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शंस केयरफुली, जॉट डाउन या राइट डाउन इन द मार्जिन सम आइडियाज़ एज दे कम टू माइंड। ये हमने पहले बात डिस्कस कर ली। जब ये काम होगा, दूसरे नंबर पे हमने क्या करना, पिक वन डॉक्यूमेंट। वो कहते हैं इस प्रोसेस में जब आपने जनरल सेंस लेनी है तो उसमें रिसर्चर ने क्या करना, सारा कुछ इकट्ठा नहीं पढ़ना शुरू कर देना। पहले एक डॉक्यूमेंट को पकड़ें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे, अलग-अलग। पिक वन डॉक्यूमेंट, वन इंटरव्यू, वन फील्ड नोट। कोई चीज़ भी जो आपने किया हुआ है, चूज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द शॉर्टेस्ट और द वन ऑन द टॉप ऑफ द पाइल सब। और जब आपने एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना, आपके पास सपोज 20, 30, 40 इंटरव्यूज़ हैं, तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करना। तो उसके लिए क्रेसवेल क्या कहता है, चूज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो लगे इंटरव्यू कि आपको ये इस बंदे का इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग था। दी शॉर्टेस्ट, और मुख्तसर भी है, बहुत ब्रीफ भी है, और बाकियों के बहुत लेंथी है इंटरव्यूज़। आर दी वन ऑन द टॉप ऑफ द पाइल, या फिर आपने पहले अगर पाइल बनाया हुआ, तरतीब लगा के रखा हुआ, तो जो पहला है, जो सर्चर की मर्ज़ी है कि कौन सा वो चूज़ करता है। ये गाइडलाइंस दी हैं क्रेसवेल ने कि चूज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द शॉर्टेस्ट और द वन ऑन द टॉप ऑफ द पाइल, जो भी आप चूज़ कर लें। तो आपने जब वो जनरल सेंस लेनी है, पढ़ना शुरू करना ट्रांसक्रिप्शन को, तो सबसे पहले आपने वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो ये तीनों में से किसी एक कंडीशन पर पूरा उतरता है। गो थ्रू इट, उसको तफसीली पढ़ें। आस्किंग द क्वेश्चन, अपने आप से सवाल पूछें, पढ़ते हुए अपने आप से सवाल पूछें। व्हाट इज़ दिस पर्सन टॉकिंग अबाउट, इस बंदे ने इंटरव्यू के दौरान क्या बातें की, कहना क्या चाहता है। कंसिडर द अंडरलाइंग मीनिंग, जो अंडरलाइंग मीनिंग हैं, जो कि उस इंटरव्यू के या उसकी बातों से ज़ाहरी लफ्ज़ों में ना जाए। इन डेप्थ मीनिंग, वो कहना क्या चाहता है, ये सोचें कि वो कहना क्या चाहता है। एंड राइट इट डाउन, वो जो आप सोचेंगे कि वो कहना, ये सारी बात में वो ये बात कहना चाहता है, उसका मेन पॉइंट ये निकलता है, उसको आप राइट इट डाउन इन द मार्जिन इन 2 or 3 वर्ड्स, ड्राइंग ए बॉक्स अराउंड इट। उस जो आपके जहन में वो आइडिया आता है कि बंदा कहना ये चाहता है बात असल में, बाकी बातें जो जितनी भी कर रहा है, लेकिन असल मकसद उसका ये है कि ये बात वो कहना चाहता था। जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात उसने की है, उसमें असल मकसद उसका ये कहना था। वो जो असल मकसद आपके जहन में उस वक्त आता है कि वो ये कहना चाहता था, उसकी बातों से ये लगता है कि वो ये कहना चाहता था, तो उसको आप मार्जिन में 2 या 3 लफ्ज़ों में लिख लें और उसके गिर्द दायरा लगा दें या बॉक्स बना लें, हाईलाइट करने के लिए। मकसद है हाईलाइट करने के बाद में आपको जहन में रहे कि ये मेन आइडिया था, मेन पॉइंट था। वही जो आपने बॉक्स में बनाया होगा वही मेन आइडिया, वही कोड है। और इसी स्टेप्स में तीसरा स्टेप क्या है, आपने पहले स्टेप पे क्या कर लिया, आपने जनरल सेंस ले ली, आपने रीड कर लिया, उसको मार्जिन में आइडियाज़ लिख लिया। फिर आपने, और ये काम करने के लिए एक एक बारी बारी लिखना है। पिक वन डॉक्यूमेंट, पिक सेकंड डॉक्यूमेंट। ये पहला काम करने के लिए दूसरा पॉइंट है। पहला काम मुकम्मल करने के लिए दूसरे पॉइंट में क्रेसवेल ने सजेशन दी है कि पहला काम आपने किस तरह मुकम्मल करना है, किस तरतीब से मुकम्मल करना। तो इसका मतलब पहला और दूसरा पॉइंट एक ही बात के मुतल्लिक़ है कि आपने मेन पॉइंट्स
پڑھنے کے بعد مین پوائنٹس ڈرا کر کے مین پوائنٹس جو آپ کے ذہن میں مین آئیڈیا آیا کہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے وہ آپ نے مارجن میں باکس میں لکھ لیا. تو پہلا دوسرا پوائنٹ ایک ہی بات کو مکمل کرتے ہیں. تو تیسرے پوائنٹ پہ جا کے بگین دا پروسیس آف کوڈنگ دی ڈاکومنٹ, یعنی اب آپ نے جب جنرل سینس لے لی, پڑھ لیا اس کو, دس پروسیس انوالوس, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آئیڈینٹیفائنگ ٹیکسٹ سیگمنٹس. پہلے آپ نے مین پوائنٹ سائڈ پہ لکھ لیے باکس میں, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس مین پوائنٹ سے متعلقہ جتنے بھی ٹیکسٹ سیگمنٹس ہیں پورے انٹرویوز میں, جتنے ٹیکسٹ سیگمنٹس ہیں, جتنے لوگوں نے وہ بات کی مین پوائنٹ, ایک مین پوائنٹ کے بارے میں یا ایک کوڈ کے بارے میں جتنے لوگوں نے بات کی ہے, وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لینی ہے ٹیکسٹ, اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ٹیکسٹ کو کہ یہ ٹیکسٹ جتنی بھی ہیں, یہ باتیں جتنی بھی ہیں اس مین پوائنٹ کے بارے میں, یہ باتیں اس مین پوائنٹ پر, پلیسنگ اے بریکٹ اراؤنڈ دین, یعنی اس ٹیکسٹ کو آپ نے اتنے کو بریکٹ میں کرتے جانا, ہائی لائٹ کرنا جس طریقے سے بھی کر لیں. اینڈ اسائننگ اے کوڈ ورڈ اور فریز دیٹ ایکوریٹلی ڈسکرائب دا میننگ آف دی ٹیکسٹ سیگمنٹ, اور اس حصے کے بارے میں جو مین پوائنٹ آپ نے بنایا اس کو آپ نے لکھ لینا, اس کو ایک کوڈ الاٹ کر دینا ہے کہ یہ کوڈ یا یہ لیبل, یہ ہیڈنگ اس کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے کہ یہ لفظ یہ لیبل دے دیں اس کو. سینٹینسز اور پیراگراف دیٹ آر ریلیٹ ٹو اے سنگل کوڈ آر کالڈ ٹیکسٹ سیگمنٹ. وہی بات دوبارہ آ گئی کہ ٹیکسٹ کوڈ کس کو کہتے ہیں یا ٹیکسٹ سیگمنٹ کہتے ہیں, کہ سینٹینسز اور پیراگراف دیٹ آر ریلیٹ ٹو اے جو جس ٹیکسٹ سیگمنٹ میں یا ٹیکسٹ کے جن حصوں میں ایک ہی طرح کی بات کی, یعنی ایک انٹرویو نے بھی بات کی ہے, الفاظ مختلف ہیں لیکن کہنا وہی چاہتا ہے, جو دوسرا انٹرویو کہہ رہا ہے مختلف الفاظ میں کہہ رہا ہے, تیسرا انٹرویو اور الفاظ میں کہہ رہا ہے, لیکن بات وہ سارے ایک ہی کر رہے ہیں. تو یہ سارا ایک سنگل کوڈ کے اندر ایک ٹیکسٹ سیگمنٹ آ جائے گا, جو ٹیکسٹ ملتی جلتی ہے وہ ایک سنگل کوڈ کے اندر آ جائے گی. کوڈس کیا ہوتے ہیں, آر لیبلس یوز ٹو ڈسکرائب اے سیگمنٹ آف ٹیکسٹ, وہ لیبلس جو ایک ملتے جلتے ٹیکسٹ سیگمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ ان سب کو ایک ہی کوڈ دے دیتے ہیں, ایک ہی لیبل دے دیتے ہیں, وہ کوڈ کہلاتا ہے. کوڈس کین ایڈریس مینی ڈفرینٹ ٹاپکس. فار ایگزامپل پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر کلاس روم کے بارے میں, کلاس روم مینجمنٹ کے بارے میں یا کلاس روم کے افیکٹونیس کے بارے میں آپ کی ریسرچ ہے, تو اس میں یہ اس طرح کے کورس بن رہے ہیں. سیٹنگ اینڈ کنٹیکسٹ کلاس روم کا کس طرح تھا پر پرسپیکٹو ہیڈ بائی پارٹیسپینٹس نے کلاس روم اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا کہا کہ پور لرنرس تھے, اچھے لرنرس تھے. پارٹیسپینٹس ویز آف تھنکنگ اباؤٹ پیپل اینڈ آبجیکٹس, یعنی وہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں کس طرح سوچ رہے تھے کہ پرابلم چلڈرن ہیں, اچھے بچے ہیں, یا اس میں کچھ پرابلم چلڈرن ہیں. تو پروسیس, کچھ نے کہا کہ پروسیس ڈسرپشن کہ ڈسپلن جو ہے کلاس کا جو ایکٹیویٹیز تھی, ڈسپلن تھا, ڈسرپشن تھی ڈیورنگ کلاس, ڈسپلن اچھا نہیں تھا. کچھ نے کہا نہیں ڈسرپشن کوئی نہیں تھی, تو وہ علیحدہ پروسیس کے انڈر علیحدہ ہیڈنگ کے تحت ایکٹیویٹیز کی علیحدہ ہیڈنگ بن جائے گی کہ اسٹوڈنٹ سٹنگ کوائٹلی, یا اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹنگ ان کلاس روم ڈسکشن, اسٹوڈنٹ ورکنگ آن دیئر نوٹ بکس. جو جس وقت اس نے آبزرویشن کی تو اس وقت کی کیفیت وہ ایکٹیویٹیز جو اسٹوڈنٹ کر رہے ہوں گے, تو وہ ایکٹیویٹیز کے اندر ایک کوڈ کیا بن جائے گا, ایکٹیویٹیز. دوسرا کوڈ کیا ہوگا, اسٹریٹجیز, ٹیچر کون کون سی اسٹریٹجیز یوز کر رہا ہے. تیسرا کوڈ کیا بن جائے گا, ریلیشن شپ اینڈ سوشل اسٹرکچر. اسٹوڈنٹ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ آپس میں باتیں کر رہے تھے, یا اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے تھے, اسٹوڈنٹ گروپ کی شکل میں بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے, جو کوئی. تو یہ اگر کلاس روم کے بارے میں ہے تو اس طرح کے کوڈس ڈرا, یعنی کچھ لوگوں نے اس کی سیٹنگ اینڈ کنٹیکسٹ پہ زیادہ باتیں کی تو یہ ایک علیحدہ کوڈ بن جائے گا. کچھ لوگوں نے لرنرس اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کی تھی, کیسے لگے اس کو, تو وہ ایک علیحدہ کوڈ بن جائے. کچھ لوگوں نے ایکٹیویٹیز پر زیادہ فوکس کیا کہ ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہو رہی تھی کلاس روم کی. کچھ لوگوں نے ٹیچر اسٹریٹجیز پہ کہ ٹیچر پڑھاتے ہوئے کس قسم کی اسٹریٹجیز یوز کر رہا ہے. کچھ لوگوں نے اسٹوڈنٹس کے آپس میں یا کلاس روم میں ریلیشن شپ اسے کس طرح کی نظر. تو یہ اس طرح مختلف لوگوں نے مختلف جو باتیں کی ہوئی ہوں گی جن کو, تو وہ کوڈس کی شکل میں آپ ان کو علیحدہ لیبل کر کے علیحدہ ہیڈنگس کے تحت لکھتے چلے جائیں گے. تو یہ آپ کا کوڈنگ کا پروسیس اس طرح آگے چلتا رہے گا. تو کریسویل اب کہتا ہے کہ جو پچھلے سلائڈ پہ ایگزامپلس دی ہوئی ہے, ان دی لائٹ آف دیز ایگزامپل کریسویل کیا کہتا ہے, اٹ از کلیئر دیٹ ریسرچر کین اسٹیٹ کوڈس ان 3 ways. ابھی کوڈ لکھنے کا یا کوڈنگ کا پروسیس چل رہا ہے, تو جو ایگزامپل ہم نے دی تو اس کی مدد سے کریسویل کیا کہتا ہے کہ 3 طرح سے کوڈنگ کی جا سکتی ہے, یا کوڈس 3 طرح سے اسٹیٹ کر سکتا ہے, بیان کر سکتا ہے ریسرچر. نمبر 1, ان دا پارٹیسپینٹس ایکچوئل ورڈس. جو الفاظ کوڈ کے لیے آپ نے جو لفظ یوز کرنا ہے, ضروری نہیں کہ آپ اپنی طرف سے سوچیں.
آپ پڑھتے ہوئے یا انٹرویوز کو پڑھتے ہوئے جو الفاظ پارٹیسپینٹس نے یوز کیے ہوتے ہیں آپ انہی الفاظ میں سے کوئی لفظ تلاش کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اپنے کوڈ بنانے کے لیے، لیبل دینے کے لیے، کہ جو پارٹیسپینٹس بار بار ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، اسٹریٹجیز استعمال کر رہے ہیں، یا جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ دیکھا کہ وہ سیٹنگ اینڈ کنٹیکسٹ، کلاس روم کے سیٹنگ اینڈ کنٹیکسٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یا ٹیچر اسٹوڈنٹ سٹنگ کوائٹلی، ریلیشن شپ، ان میں سے بھی آپ جو لفظ کوئی بھی ایک لے کے جو ایکچوئل ورڈ ہوتا ہے اس میں سے بھی اسی کو کوڈ بنا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں آپ اپنی طرف سے کوڈ بنانا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پارٹیسپینٹ کے ایکچوئل ورڈس کو لے کے اسٹوڈنٹس پرسپیکٹیو اباؤٹ ادر اسٹوڈنٹس سچ ایز پور لرنر، تو مثال کو اس کو آپ کوڈ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح اگر جب ہم کوڈنگ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ان ویوو کوڈ، جب پارٹیسپینٹس کے ایکچوئل ورڈس میں ہم کوڈ لکھ دیتے ہیں، پارٹیسپینٹس کے الفاظ میں سے یہ لفظ تلاش کر کے لیبل بنا لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ان ویوو کوڈس۔ تو اس طرح بھی بنایا جا سکتا ہے کوڈس کین آلسو بھی فریز ان اسٹینڈرڈ ایجوکیشنل ٹرمس، کچھ ایجوکیشن میں یا ایجوکیشنل بکس میں، ریسرچز میں یا انسائکلوپیڈیاز میں کچھ اسٹینڈرڈ ٹرمس یوز ہوتی ہیں کچھ خاص باتوں کے لیے، خاص سیٹنگز کے لیے، تو ہم وہاں سے بھی کوڈس اپنے لے کے کوڈس بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے، یعنی اسٹینڈرڈ ٹرمس کوئی تلاش کریں اور ان کو کوڈ یا لیبل کے لیے استعمال کر لیں، یا آر کوڈس کین بی ایکسپریس ان یور اون لینگویج، یا آپ کی مرضی، آپ کے ذہن میں جو لفظ آتا ہے وہ آپ کوڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ لیبل دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں کوڈنگ کرنے یا کوڈنگ کے لیے ورڈس استعمال کرنے کے، تلاش کرنے کے۔ پارٹیسپینٹس کے ایکچوئل ورڈس بھی آپ کوڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ ٹرمس جو کہ آپ کو ملتی ہے مختلف ایجوکیشن کی کتابوں میں، وہاں سے بھی آپ کوڈ بنا سکتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں جو اس وقت آتا ہے، کوڈس کین بی ایکسپریس ان یور، آپ کے ذہن میں جو کوڈ آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے وہ لفظ بھی آپ کوڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ریسرچ کریسول یہ کہتا ہے ریسرچرز ڈو ناٹ نیڈ ٹو کوڈ ایچ سینٹینس آر پرووائڈ ملٹیپل کوڈس فار ایچ سینٹینس۔ کہتا ہے کہ ریسرچر کو نہیں چاہیے کہ وہ ہر ایک جملے کو علیحدہ علیحدہ کوڈ دے، پورے پیراگراف میں دیکھیں سینس کیا بنتی اس کا ایک کوڈ بنانا چاہیے۔ ہر ایک جملے کو آپ کوڈ دیں گے تو بہت زیادہ کوڈس بن جائیں گے، یا ایک ہی جملے کو ملٹیپل کوڈس دیں۔ جو کوڈ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس جملے کے لیے آپ کے ذہن میں 2-3 کوڈ آ رہے ہیں کہ اس پیراگراف کے لیے، اس سینٹینس کے لیے یہ کوڈ بھی ٹھیک ہے، تو جو آپ کو زیادہ مناسب لگتا ہے صرف ایک کوڈ دیں، ملٹیپل کوڈس نہ دیں، بعد میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ انسٹیڈ یوز دا آئیڈیا آف لین کوڈنگ ان وچ دا فرسٹ ٹائم تھرو اے مینوسکرپٹ ریسرچر اسائن اونلی اے فیو کوڈس۔ تو اس کو کہتے ہیں لین کوڈنگ، یعنی ایک ہی کوڈ دینا۔ جو پہلی دفعہ پڑھنے آپ نے انٹرویو کو پڑھا، ایک خاص پیراگراف کو پڑھا، ایک پیج کو پڑھا یا ایک انٹرویو کو پڑھا، آپ کے ذہن میں آیا پہلی دفعہ، جو آپ کے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ اس کا کوڈ، اس کے لیے یہ لیبل مناسب رہے گا، وہی لیبل دے دیں۔ اس کو کہتے ہیں لین کوڈنگ۔ فرسٹ ٹائم تھرو اے مینوسکرپٹ، جو آپ کے ذہن میں کوڈ آ گیا وہ کوڈ دے دیں۔ فار ایگزامپل، فار اے 20 پیج مینوسکرپٹ ریسرچر مائٹ انسرٹ اونلی 10 to 15 کوڈس وین فرسٹ ٹائم انالائز اٹ۔ یہ بات ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ملٹیپل کوڈس نہیں دینے ہیں، ہر سینٹینس کو کوڈس نہیں دینے، بہت زیادہ نہیں دینے۔ مثال دی ہے کہ اگر 20 پیج کا ایک ٹرانسکرپٹ ہے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، ایک انٹرویو 20 پیج کا ہے، تو اس میں آپ 10 سے 15 اس سے زیادہ کوڈ نہ دیں۔ ان دس وے ریسرچر کین ریڈیوس اے اسمالر نمبر آف کوڈس کو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ کوڈس تھوڑے ہوں گے، تھوڑے کوڈس میں سے بعد میں براڈ تھیمز ڈرا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر کوڈس بہت زیادہ ہوں تو ان میں سے براڈ تھیمز ڈرا کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ملٹیپل کوڈس نہ دیں، ایک سینٹینس کو یا ایک پیراگراف کو ایک ہی کوڈ دیں جو آپ کے ذہن میں پہلی دفعہ آتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں لین کوڈنگ، یعنی پہلی دفعہ جو ذہن میں آپ کے آیا پڑھتے ہوئے کہ ہاں جی یہ کوڈ، یہ لیبل اس کے لیے، اس پیرے کے لیے زیادہ مناسب ہے، تو وہ کوڈ اس کو دے دیں۔ اور یا 3-4 کوڈ ذہن میں آ رہے ہیں تو جو زیادہ اپیل کر رہا ہے، آپ کو زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ کوڈ دے دیں کہ یہ سب سے زیادہ مناسب ہے۔ تو اس طرح کوڈنگ پروسیس کے تیسرا سٹیپ مکمل ہوگا کہ تیسرے سٹیپ میں آپ نے کوڈس دے دینے ہیں۔ کوڈس آپ نے دے دیے آفٹر کوڈنگ این انٹائر ٹیکسٹ، مکمل پورا، سپوز کر لیں کہ آپ نے 20 انٹرویو لیے، 30 لیے، 100 پیج تھے، 200 پیج تھے، جتنے بھی آپ نے سب کو پڑھ لیا۔ پہلے سرسری پڑھ لیا، پھر آپ نے ان ڈیپتھ بھی پڑھ لیا، پڑھ کے بار بار پڑھ کے آپ نے کوڈنگ پروسیس مکمل کر لیا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، میک اے لسٹ آف آل کوڈ ورڈس، جتنے آپ نے کوڈس دیے 15 20 30 40 جتنے، سب کی ایک لسٹ بنانا ہے۔ گروپ سملر کوڈس، جو آپ کو کوڈ لگتا ہے کہ ملتے جلتے ہیں، کہ یہ لفظ تو مختلف ہے لیکن بات وہی ہے، تو ان کوڈس کو آپ
देखें कि कौन कौन से सिमिलर कोड्स हैं, उनको अलहदा कर लें। लुक फॉर रिडंडेंट कोड्स, और ये भी देखें कि फालतू कोड्स कौन से आ गए हैं, यानी आपने कोड्स दिए, उनमें आपको लगता है बाद में जब आपने लिस्ट बनाई तो लगा कि ये वाला कोड इसमें भी फिट आ सकता है, तो उसको उसमें मर्ज करते हैं। जो फालतू हैं उनको मर्ज करते जाएं, जो सिमिलर कोड्स हैं उनको मर्ज करते जाएं। जो फिर भी लगता है कि ये कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ऐसे ये एक ही कोड बना है और छोटा सा पैरा है, एक ही बंदे ने ये बात की, उसको रिडंडेंट कोड उसे निकाल। जो बहुत ही थोड़ी बात हुई है, बहुत ही एक छोटा सा कोड बना हुआ और उसके बारे में किसी एक आध बंदे ने बात की है और वो गैर अहम सी बात है, उसको निकाल, वो रिडंडेंट कोड्स में चला जाएगा। इस स्टेप पे या चौथे स्टेप पे आपका मकसद क्या है? योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस अ लिस्ट ऑफ कोड्स टू ए स्मॉलर मोर मैनेजेबल नंबर सच एज 20 to 30। आपके पास सपोज 50 60 70 कोड आपने पहली स्टेप पे कोडिंग प्रोसेस के दौरान पहले उस स्टेज पे आपने कोड्स दिए, कोई 70 बन गए हैं, लेकिन अब इतने कोड्स में से थीम्स ड्रा करना मुश्किल है, उनको आपने रिड्यूस करना है स्मॉलर नंबर ऑफ कोड में जिनको आप मैनेज कर सकें, यानी 25 से 30 कोड आप रहने दें। वो किस तरह करेंगे? लिस्ट बना लेंगे, उनमें सिमिलर कोड्स को मर्ज करते जाएंगे, रिडंडेंट कोड्स को आप डिसरिगार्ड करते जाएंगे। इस तरह आपके पास 25 से 30 कोड्स लेबल्स रह जाएंगे कि ये बातें वो हैं, ये हेडिंग्स वो हैं जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू देने वालों ने ये बातें ज़्यादातर इंटरव्यू देने वालों ने की है, ज़्यादातर ने इन पे फोकस किया है। बाकी जो छोटी छोटी बातें होंगी कि किसी एक बंदे ने एक बात कर दी, किसी और ने वो बात की ही नहीं, वो रिडंडेंट कोड्स में चला जाएगा। इस तरह आपके पास 25 से 30, कोशिश करें 25 से 30 कोड्स आपके पास रह जाए। इट इज़ बेस्ट नॉट टू ओवर कोड, बहुत ज़्यादा कोड ना दें दी डेटाबेस, बिकॉज इन दी एंड यू विल नीड टू रिड्यूस द कोड टू ए स्मॉलर नंबर ऑफ थिंग्स। यानी पहली स्टेज जब आपने कोडिंग कर रहे होते हैं उस वक्त भी बेहतर ये होता है कि बहुत ज़्यादा कोड ना दें, उसी वक्त कोशिश करते रहें कि जो रिडंडेंट है, सिमिलर है, जहन में माइंड में एक आइडिया होता है, उसी वक्त कोशिश करते रहें कि कम से कम हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा होंगे तो इस स्टेप पे आप उनको मज़ीद कम करें। टेक दिस लिस्ट एंड गो बैक टू द डाटा। 5वें स्टेप पे आपने कहा क्या करना, आपके पास 25 से 30 कोड्स की आपने एक लिस्ट अलहदा कर ली। अब 5वां स्टेप आ गया, आपने क्या करना है, इस लिस्ट को दोबारा रखें अपने सामने एंड गो बैक टू द डाटा, और दोबारा डाटा को पढ़ें सारे सिर्फ, और आपके जहन में सिर्फ वही 25 से 30 कोड्स होंगे, उनके हवाले से दोबारा डाटा को पढ़ें कि क्या यही 25 से 30 कोड्स मुनासिब हैं। ट्राई आउट दिस प्रिलिमिनरी ऑर्गेनाइजिंग स्कीम टू सी वेदर न्यू कोड्स इमर्ज। यही मुनासिब है 25 से 30, या कोई ऐसा तो नहीं जो रह गया हो? अगर कोई रह गया है तो नया कोड कोई इमर्ज होता तो उसको लिखते जाएँ। सर्कल स्पेसिफिक कोड्स फ्रॉम दैट सपोर्ट द कोड्स। जो नए कोड बन रहे हैं आपके जहन में आता है कि नहीं ये रह गया, पहले वाले कोड्स में ये शामिल नहीं है बात, तो दोबारा पढ़े सर्कल स्पेसिफिक कोड्स। जो इंटरव्यू देने वालों की बात है, स्पेसिफिक कोड्स हैं, उनकी कोटेशंस हैं, या उनकी कही हुई जो बात है उसको सर्कल करते जाए कि इस बात से नया कोड इमर्ज हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, और बाद में देख लें कि अगर बहुत से लोगों ने वो बात की है तो नए कोड भी आप 5वें स्टेप पे नए कोड भी इमर्ज करके शामिल कर सकते हैं। तो 5वें स्टेप पे आपने क्या करना है कि आपने जो चौथे स्टेप पे कोड्स की लिस्ट 25 से 30 कोड्स की लिस्ट अलहदा बना ली, लेबल्स की लिस्ट अलहदा बना ली, उन्हीं को अपने सामने रख के दोबारा पूरे डाटा को पढ़ना है, ताकि ये देखने के लिए क्या कोई और नया कोड इमर्ज तो नहीं होता, कोई ऐसी बात तो नहीं रहेगी जो पहले मेरे कोड्स में शामिल नहीं है या मैंने रिडंडेंट समझ के उसे निकाल दिया है। तो इसलिए नया कोड आप दोबारा पढ़ें और नए कोड्स तलाश करें। अगर कोई निकलते, अगर नहीं निकलते, आप समझते हैं कि पहले ही कोड जो मुनासिब है तो फिर ठीक है, लेकिन दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। अब छठे स्टेप पे आपने क्या करना है, अब आपने थीम्स बनाने हैं। आपने 25 से 30 कोड्स जो ड्रा किए थे चौथे स्टेप पे, 5वें स्टेप पे फिर आपने पढ़ के समझा कि यही काफ़ी हैं, यही कोड्स मेरे पूरे इंटरव्यूज़ को कवर करते हैं, तो फिर आपने छठे स्टेप पे आ जाना है। रिड्यूस द लिस्ट ऑफ कोड्स टू गेट 5 to 7। 25 से 30 कोड्स में 5 से 7 मेन थीम्स निकालने हैं, या उनको डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। थीम्स निकालने हैं, थीम्स होती है हेडिंग, और डिस्क्रिप्शन होती हैं जो बात पार्टिसिपेंट्स ने कही, उनकी तफसील, उनके कोर्स। तो आपने थीम्स और डिस्क्रिप्शन निकालने हैं। थीम्स क्या है? थीम्स आल्सो कॉल्ड कैटेगरीज आर सिमिलर कोड्स, जो आपको लगते हैं कि मिसाल के तौर पर क्लासरूम सेटिंग के बारे में जो बातें की, मुख्तलिफ अल्फाज में जो बातें की, वो आपने मुख्तलिफ कोड्स की शक्ल में लिखी हुई हैं। जो बातें क्लासरूम सेटिंग के बारे में हैं उनको एक थीम के अंदर कर लें। जो बातें क्लासरूम डिसिप्लिन के बारे में, क्लासरूम डिसिप्लिन के बारे में बात मुख्तलिफ अंदाज में हो सकती है। किसी ने कहा बच्चे बातें कर रहे थे, किसी ने कहा कि बच्चे जो है एक दूसरे मोबाइल हाथों में थे और मैसेजिंग कर रहे थे, किसी ने कहा कि बच्चे
टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे चुप करके पीछे एक दूसरे को कागज़ की गोलियां बना के मार रहे थे। यानी डिसिप्लिन को डिसरप्ट करने वाली जितनी भी कोर्स हैं वो आपने मुख्तलिफ बनाए हुए हैं कि ये काम हो रहा था, ये काम हो रहा था, कि ये काम हो। उन जो डिसिप्लिन से मुतल्लिक़ जितने भी कोर्स हैं उनको एक थीम के अंदर उस थीम का कोई भी आप लेबल दे लें जो आपको मुनासिब लगे, उनको एक थीम के अंदर ले आएँ। जो क्लास टीचर की प्रेजेंटेशंस के बारे में जो कोर्स हैं उनको एक थीम के अंदर ले आएँ। जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में है या क्लासरूम जो है एक्टिविटीज़ के बारे में है मुख्तलिफ कोर्स, उनको एक थीम के अंदर। इस तरह आप मुख्तलिफ कोर्स को 5-5, 7-7 कोर्स को एक थीम के अंदर ला के 5 या 7 थीम उसमें से निकाल लेंगे 25-30 कोर्स में। थीम्स आल्सो कॉल्ड कैटेगरी आर सिमिलर कोर्स एग्रीगेटेड टुगेदर टू फॉर्म ए मेजर आइडिया इन द डाटाबेस। आइडेंटिफाई द 5 to 7 themes by examining course that the participant discuss mostly। जो बात थीम्स कैसे निकलेंगे, जो बात पार्टिसिपेंट्स ने ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने एक बात की वो एक थीम के अंदर आ जाएगी। और यूनिक और सरप्राइजिंग, जो थीम्स कौन से होते हैं, जो चीज़ यूनिक हो, आपको लगे कि ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है, ये आज तक पहले किसी रिसर्च में किसी बंदे ने या किसी रिसर्च में मैंने नहीं पढ़ी या मैंने नहीं सुनी, नई बात आई, उसका अलग थीम बना लें। हैव द मोस्ट एविडेंस टू सपोर्ट दैम, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस इकट्ठी करने की कोशिश करें। और उनके बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंस मौजूद है, जिन कोर्स के बारे में ज़्यादा एविडेंस मौजूद है उनके थीम से अलग कर लें। और आर दोज यू माइट एक्सपेक्ट टू फाइंड व्हेन स्टडिंग द फिनोमिना, और या उन चीज़ों के थीम्स बनाएं, उन बातों के थीम्स बनाएं जिनके बारे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिज़ल्ट आएगा, इस तरह की बातें रिज़ल्ट के नतीजे में मिलेंगी। द रीजंस फॉर द स्मॉलर नंबर ऑफ थीम्स, थोड़े क्यों बनाने चाहिए, इज़ दैट इट इज़ बेस्ट टू राइट अ क्वालिटेटिव रिपोर्ट प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फ्यू थीम्स रादर दैन जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनी थीम्स। बहुत सारे थीम्स अगर आप बनाएंगे तो रीडर को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगी। आप पूरे के पूरे इंटरव्यू उठा के लिख दें अपनी रिसर्च में, उसमें से कोर्स अलहदा ना करें, थीम्स ना बनाएं, जो कुछ उन्होंने कहा है चाहे वो इररेलेवेंट है चाहे रेलेवेंट है, चाहे तमहीद के तौर पर वो बातें, तो सारी की सारी बातें अगर आप शामिल करेंगे अपनी रिसर्च में तो रीडर की इंटरेस्ट कायम नहीं रहेगी, रीडर बोर हो जाएगा उसको पढ़ने के बाद, रीडर को उसमें से मीनिंग निकालने मुश्किल हो जाएगी। इसलिए थीम्स कम से कम होने चाहिए और जो इम्पॉर्टेंट बातें निकलती हैं उन्हीं के थीम्स बनाएं, जो इतनी इम्पॉर्टेंट बातें नहीं उनको डिसरिगार्ड करते जाएं और थीम्स में वो चीज़ें शामिल करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन इज़ अ डिटेल्ड रेंडरिंग ऑफ पीपल। डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं, लोगों ने जो डिटेल के साथ बातें, डिटेल्ड आपने इंटरव्यू लिया, लोगों ने जिस बात डिटेल के साथ आपको बताया किसी बात के बारे में, उनकी जो कोटेशंस हैं डिटेल्ड, उनको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उनको आप डिस्क्रिप्शन के तौर पर अपने थीम्स के अंदर बयान कर सकते हैं, कोर्स के तौर पर बयान कर सकते हैं। पहले इंटरव्यू देने वाले ने ये बात कही इस थीम्स के बारे में, इस कोड के बारे में, दूसरे इंटरव्यू देने वाले ने इन अल्फाज में, उनके असल अल्फाज में कोटेशंस की शक्ल में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं या डिस्क्रिप्शंस को थीम्स के अंदर बयान कर सकते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए, अपनी बात रीडर को कन्विंस करने के लिए और रीडर को प्रूफ देने के लिए कि ये बात उन्होंने कही। प्लेसेस के बारे में, साइट्स के बारे में कोई बातें की हैं, इवेंट्स के बारे में बात की हैं, तो जो डिटेल्ड बातें हैं पार्टिसिपेंट्स की वो डिस्क्रिप्शन है जो उनके कोटेशंस हैं। रिसर्चर माइट यूज़, और डिस्क्रिप्शन आप अपने अल्फाज में भी डिस्क्राइब कर, उनकी बातों को सेंस लेकर अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं। अगर आप उन्हीं के अल्फाज में बयान करें तो कॉमास में लिखेंगे, अगर आप 5-7 लोगों के आइडियाज़ को समराइज़ करके उनमें से मेन पॉइंट्स निकाल के अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आएगा, लेकिन वो कोट्स में नहीं आएगा, वो कॉमास में नहीं आएगा। रिसर्चर माइट यूज़ कोट्स फॉर एग्जांपल सीटिंग अरेंजमेंट्स, टीचिंग अप्रोच और फिजिकल लेआउट ऑफ द रूम टू डिस्क्राइब ए क्लासरूम वेयर इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। यानी एक क्लासरूम के बारे में सीटिंग अरेंजमेंट की बात करता है, टीचिंग अप्रोच की बात करता है, तो ये सारा कुछ क्योंकि एक क्लासरूम के बारे में टीचर की प्रेजेंटेशन के, तो ये सारी चीज़ें एक थीम के अंदर आ जाएंगी। स्कूल के बारे में कोई और चीज़ें हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में वो और चीज़ों के बारे में, वो स्कूल के ओवरऑल फैसिलिटीज़ की तो वो दूसरा थीम बन जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बिहेवियर है या टीचर ने क्या कहा बिहेव, तो वो तीसरा थीम बन जाएगा। स्टूडेंट्स ने टीचर्स के बारे में, तो इस तरह मुख्तलिफ थीम्स आप बनाते चले जाएंगे और उसमें उन थीम्स को डिस्क्राइब करने के लिए और थीम्स के लिए प्रूफ देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन, जो डिटेल्ड रेंडरिंग ऑफ पीपल है, प्लेसेस है या इवेंट्स के बारे में जो डिटेल्स हैं वो जब आप शामिल करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन है। आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लोगों ने क्या कर, अपने अल्फाज में डिस्क्रिप्शन हो सकती है और आप एज इट इज़ कोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा स्टेप
पे दूसरे स्टेप की पहली स्टेज आप कह लें, अभी दूसरे स्टेप की बातें कुछ आगे आएंगी अगले लेक्चर में। तो दूसरे स्टेप, पहले स्टेप में हमने क्या किया कि प्रिपेयर कर लिया डाटा एनालिसिस के लिए, ट्रांसक्राइब ऑर्गेनाइज कर लिया, ट्रांसक्राइब कर लिया, फिर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने हैंड एनालिसिस करना है या कंप्यूटर एनालिसिस करना है। ये काम होने के बाद प्रैक्टिकली आपने एनालिसिस शुरू करना है दूसरे स्टेप पे। तो दूसरे स्टेप पे आपने आज क्या चीज़ पढ़ ली कि आपने हाउ डू यू एक्सप्लोर एंड कोड द डाटा। एक्सप्लोरेशन किस लिए करनी, जनरल सेंस लेने के लिए, और कोडिंग किस लिए करनी है, ताकि बाद में उसमें थीम्स या डिस्क्रिप्शन ड्रा करना आसान हो। तो ये यहाँ तक बात मुकम्मल होगी कि हमने कोडिंग कैसे करनी है और वो थीम्स और डिस्क्रिप्शन के मीनिंग क्या है। अगले लेक्चर में हम थीम्स और डिस्क्रिप्शन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि थीम्स कैसे ड्रा होते हैं और डिस्क्रिप्शंस कैसे हम बयान करते या लिखते हैं। तो ये आपका 8वां लेक्चर मुकम्मल हो गया। इसकी असाइनमेंट इसी लेक्चर से रिलेटेड होगी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की शक्ल में, जैसे कि 6ठी और 7वीं थी। तो आप कोशिश किया करें कि अपने अल्फाज में लिखें, चाहे इस बुक में जो दिए गए हैं अल्फाज उन्हीं को अपने अल्फाज में बयान कर दें। और एक साथ प्रैक्टिकल टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, जैसे पिछले असाइनमेंट में था कि रिसर्च क्वेश्चंस आपने लिखने थे। तो कोशिश किया करें कि कहीं ना कहीं से नेट से या इधर उधर से उस चीज़ के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर करके वो चीज़ें लिखा करें। ऐसे अंदाजे से या इधर उधर से पकड़ दकड़ के ना लिखा करें, अपने टॉपिक के बारे में डिटेल के साथ कंसेप्ट क्लियर करके फिर वो बात टू द पॉइंट बात लिखा करें, ताकि मकसद है कि आपकी प्रैक्टिस हो थोड़ी सी कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। इसी तरह आगे छोटी छोटी बातें, अब मैं बहुत बड़े बड़े मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो आपकी प्रपोजल से मुतल्लिक़ थे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप कर लेंगे तो आपके फ़ायदे में। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली एंड अल्लाह हाफ़िज़।